हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 145 के लिए यूनिट 7 को आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखेंगे। इससे पहले यूनिट 6 तक कंप्लीट हो चुकी है। जो भी अभी तक यूनिट 6 तक कंप्लीट नहीं किया उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है बीपीएससी 145 के नेम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी 145 के जो है यूनिट 7 इकाई नंबर 7 को, जिसमें कहा जाता है प्रवास, शरणार्थी और नागरिकता। इसमें हम लोग देखेंगे इसी तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे इसमें है तो पहला पॉइंट है प्रवास, शरणार्थी, नागरिकता का अर्थ इसमें बताएंगे। उसके प्रवास क्या है और उसके शरणार्थी क्या है, नागरिकता क्या है, इस तीनों को अलग अलग तरीके से बताया गया है। इस एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। चलिए सबसे पहले 7.2 में क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें कहा जाता है कि प्रवास, शरणार्थी और नागरिकता अर्थ, इसका अर्थ बताने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, जैसे प्रवास का अर्थ क्या होता है? प्रवास होता है क्या, जो लंबी या छोटी अवधि के लिए जो है के लिए रहने के लिए जो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जैसे कि आप मान के चलो एक स्थान से दूसरी जगह, जैसे आप कहीं गए, ठीक है, 1 महीना 1.5 महीना रहे, उसके बाद वहाँ से फिर रिटर्न दूसरी जगह चले गए। ठीक है, ये इस तरह से हो गया वह प्रवास। ओके, आपका निवास अलग होता है, प्रवास अलग होता है। निवास होता है कि जो आप प्रॉपर जहाँ रहते हो। ओके, तो प्रवास होता है कि कुछ प्रवास लंबी समय या छोटी समय कुछ दिनों के लिए सिर्फ वहाँ जाना है, फिर रहना है, फिर वापस वहाँ से कहीं और जाना है या तो रिटर्न आना है। ठीक है, इस तरह से ये प्रवास हो गया। उसके बाद देखिए, शरणार्थी वो व्यक्ति होते हैं जिसे जो विस्थापन कारण जो मूल निवास स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने पड़ते हैं। जैसे कि शरणार्थी ये हुआ, जैसे आप पुराने इतिहास के बारे में समझ लो। जैसे कि पहले के ज़माने में जो ये जैसे कि खेती बाड़ी, कृषि की उत्पादन नहीं होता, आग का उत्पादन नहीं होता, उस समय क्या करते थे लोग, जो एक जंगल में जाते थे। एक जंगल में जाने के बाद जो वहाँ के जो फल फूल थे उनको खाकर रहते थे। जब उन जंगलों में फल फूल खत्म हो जाती तो वो दूसरे जंगलों पे जाते थे, जो दूसरे एरिया में जाते थे, ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके और रहन सहन जीवित रह सके। ओके, तो इस तरह से वो जो ना एक शरणार्थी हुआ। शरणार्थी का बहुत सा वजह हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताया जंगलों का, तो उसी में से जो आपका जैसे हो गया बाहरी आक्रमण। आपका जैसे अभी जो है यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। ठीक है, यूक्रेन में काफ़ी दिनों से युद्ध चल रहा है, और तो वहाँ पे जो यूक्रेन के निवासी थे वो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। मतलब कि बाहरी आक्रमण, वहाँ रूस ने उस पर आक्रमण किया, तो यूक्रेन का जो निवासी थे, बहुत सारे निवासी वहाँ से पलायन करके मतलब निकल गए वहाँ से, कई दूसरे देश आ गए, और कुछ हैं भी। तो एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका जैसे हो गया कोई आपदाएं आ गई, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे कि अपना भारत में भी आपदाएं, जैसे बाढ़ आ जाती है, भूकंप रेगुलर आती है। तो इस तरह से प्राकृतिक आपदाएं जो आती है, वहाँ से वो अपना घर वगैरह छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो ये तमाम जो है ना, ये जो है शरणार्थी का एग्जाम्पल है। क्लियर। उसके नागरिकता, देखिए नागरिकता क्या होता है, जैसे आप किसी देश में रहते हो, आप मूल निवासी हो, उसके लिए एक जो ना पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह की आवश्यकता होती है। जैसे आप हम लोग इंडियन है मतलब भारत की नागरिकता हम लोग को प्राप्त है। ठीक है, तो ये हम लोग का नागरिकता हुआ। ठीक है, और देखिए जैसे नागरिकता जन्म जो ना प्राकृतिकरण या आवेदन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जैसे आप कोई जन्म लिया हमारे जन्म में, तो उससे जो ना या प्राकृतिकरण हो गया या जन्म लिए, इस तरह से हम लोग को नागरिकता मिलती है। इससे जैसे कि हो गया एक, ठीक है, तो इस तरह से जो भारत की नागरिकता के लिए एक अधिनियम भी चलाया गया था, जो 1955 ईस्वी में जो है ये भारतीयों के लिए बताया गया था। इसमें देखिए क्या होता है, ये 1955 में जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो चलाई गई थी, इसमें क्या कहता है, जो अवैध और प्रवासी को भी परिभाषित किया गया था। जो अवैध है, जो वैध नहीं है, जो अपने देश के नहीं है, जो जिसके पास वीजा पासपोर्ट नहीं है, वे भी प्रवेश करते हुए अवैध के रूप में माना जाएगा। ठीक है, अवैध पासपोर्ट के प्रवेश करते हैं या अन्य दस्तावेजों के या ऐसे दस्तावेज या प्राधिकरण उस संबंध में या किसी वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा के बिना किसी कानून द्वारा निर्धारित दस्तावेज समय की अनुमत अवधि से रहता है। देखिए बिना वीजा का, बिना पासपोर्ट का वगैरह का, इसके अलावा यानी इसके बिना जो है वो प्रवेश करता अपना देश में, तो इसके लिए जो उसको भी परिभाषित किया गया है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। ओके, अवैध प्रवासियों को भी घुसपैठियों का तरह समझा जा सकता है। जैसे अवैध जो जिसके पास वीजा पासपोर्ट नहीं है, उसको हम लोग क्या समझेंगे, या तो हम लोग घुसपैठिया समझेंगे, या तो कुछ ना कुछ उड़नटा पूर्वक कुछ ना कुछ गलत समझेंगे। ओके, उसी तरह से जो मेजबान देश द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ओके, उसका इन्हें जो ना इस देश से निकाला भी जा सकता है। क्लियर। यहाँ वो ये रहा आपका प्रवास, शरणार्थी और नागरिकता का अर्थ समझ गए। प्रवास और शरणार्थी और नागरिकता क्या था, इसका अर्थ हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। प्रवास के अंतर्गत क्या आता है। देखिए प्रवास जो है, ये देखो सबसे पहली बात तो आपको मैं और एक चीज़ बात बता दे रहा हूँ। ये जो पूर्वोत्तर है, यहाँ पे आपके एग्जाम हॉल में आप जो ना, जैसे कि यहाँ पूर्वोत्तर है, उत्तर पूर्व भी देखा मिल सकता है। ठीक है, उत्तर पूर्व, तो इन बातों को ध्यान में रखना।
क्योंकि इस बार एग्जाम में जो होती क्या है वो ये उल्टा करके घुमा के पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। ओके, तो पूर्वोत्तर भारत बोले या उत्तर पूर्व भारत बोले, बात एक ही है। ओके, तो देखिए कहा था पूर्वोत्तर भारत में प्रवास 2 चरणों में शुरू हुआ था। ये पूर्वोत्तर प्रवास जो होती है, प्रवास अभी बताए जैसे कि प्रवास का अर्थ क्या होता है उसके बारे में, ये जो है अपना देश में जो है 2 चरणों में विभाजित है। एक क्या है औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल क्या हुआ, आज़ादी से पहले का समय। उसके बाद क्या हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। 2 चरण है, औपनिवेशिक काल और उसके स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो सबसे पहले देखिए स्वतंत्रता पूर्व में प्रवास, यानी कि औपनिवेशिक काल के समय में जो हुआ था उसको देखिए क्या कहता था। अविभाजित भारत के अन्य क्षेत्रों से पूर्वोत्तर भारत में प्रवास 19वीं सदी के तीसरे दशक में शुरू हुआ था। ये अविभाजित मतलब बोले तो भारत जब विभाजित नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान जब एक ही था, तो उस समय की बातें कही जाती है। जो अन्य क्षेत्र हैं पूर्वोत्तर भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो है, जैसे असम हुआ, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जो है ये राष्ट्रीय हैं, ये राज्य हैं। तो उस समय क्या 19वीं सदी के तीसरे दशक बोले तो 19वीं सदी के तीसरे शतक बोले तो 1820 से 1830 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 1830 ईस्वी के अंतर्गत जो है ये बातें कही जा रही है। क्लियर। तो उन क्षेत्रों के कब्जे के बाद जो बाद में असम के रूप में गठित हुआ, यानी कि असम जो उसी समय में गठित हुआ था, राज्य बना था। ये प्रवास अंग्रेजों के संरक्षण और प्रोत्साहन से हुआ था। ये जो अंग्रेजों के द्वारा ही जो है इसका राज्य असम राज्य बना हुआ था। उसके बाद उन्होंने अन्य क्षेत्रों के लोगों को जो भी विभिन्न आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों से संलग्न थे, जो इन अन्य क्षेत्रों में जो है, बाकी क्षेत्रों में जो है जो विभिन्न आर्थिक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद प्रशासनिक जो है, ये सभी जो है उसमें मिले हुए थे। उसके बाद कहते हैं ये कार्य थे भूमि को जोतना, चाय बागान में काम करना, अकुशल कार्य करना, सार्वजनिक स्थानों में सेवा करना, सेनार्थी, ये सभी जो है इसके अंतर्गत कार्य हुआ करते थे। उसके बाद आगे कहा जा रहा है औपनिवेशिक अधिकारों ने महसूस किया कि किसानों का प्रवास बड़े पैमाने पर बंजर भूमि को जोतने और उस पर खेती करने के लिए आवश्यक था, जिसे 1824 ईस्वी में असम के कब्जे से समय प्राप्त कर ली। जो ये औपनिवेशिक अधिकारियों ने, जो अंग्रेज थे उसके अधिकारियों ने क्या किया, उसको महसूस होने लगा कि ये किसान जो है, जो प्रवासी हैं, प्रवास जो हैं, वो बड़े पैमाने पर जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या में जो बंजर भूमि है उसको जोतने पर जो ना काफ़ी ज़्यादा खेती करने के लिए आवश्यक रूप था, जो 1824 ईस्वी के आसपास हुआ था, जो ये असम में हुआ था। ठीक है, 1824 बोले तो ये जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था क्या 19वीं सदी के तीसरे दशक। ओके, 1824 मैंने बताया था, 1824 से 1830 ईस्वी के अंतर्गत। देखो 1824 आ गया। उसी तरह आगे कहा जाता है कृषि को बढ़ावा देकर स्वराज उत्पन्न करने के लिए उत्पादकता, उन्होंने बंजर भूमि पर खेती करने का फैसला किया। और जो है कृषि को बढ़ावा देने के लिए, खेती करने के लिए उन्होंने क्या किया था, ये जो अपना बंजर भूमि पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगा था, उस पर खेती करने के लिए फैसला किया। उसके बाद इस उद्देश्य के लिए औपनिवेशिक अधिकारियों ने पड़ोसी बंगाल के जिलों में से प्रवासियों के साथ असम के आबाद करने और उन्हें असम की बंजर भूमि पर बसाने का निर्णय लिया। ये क्या अंग्रेजों ने क्या किया था, देखिए असम के अड़ोसी पड़ोसी पश्चिम बंगाल है। क्लियर। उसके बाद जो है यहाँ से बंगाल से जो किसान मजदूर थे उनको लेकर गए, तो वहाँ असम में लेके गए। उसके बाद खेती करवाने के लिए जो है निर्णय लिया उससे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अन्य देशों से चाय बागान में काम करने के लिए मजदूरों की भर्ती की। ओके, इसके अलावा भूमि और चाय बागान के लिए उत्तर पूर्व में श्रमिकों, व्यापारियों, डेयरी किसानों, कारीगरों, सट्टेबाजों को प्रवास हुआ था। इस तरह से जन इसके अलावा जो भूमि चाय बागान के लिए असम में क्या किया था, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से मजदूरों को बुलाया, प्रवास करवाया, तो इस तरह से प्रवास करवाया। ठीक है। उसके बाद असम के बाहर लोगों का प्रवास यहाँ की जनसंख्या की तो बदलने में सक्षम था। यहाँ के लोग जो क्या किए, अंग्रेजों ने क्या किया था, यहाँ से बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, इन सभी तमाम राज्यों से जो ना असम में मजदूरों को लेके जाते थे। जनसंख्या जिस तरह से असम में काफ़ी ज़्यादा भरने लगी थी। ठीक है, यही कहा जा रहा है। उसके बाद कहा था भर्ती 1950 ईस्वी तक जारी रहा। 1824 से 1950 ईस्वी तक की भर्तियाँ जारी रही थी। विशिष्ट गतिविधियों के लिए प्रवास आमतौर पर क्षेत्र आधार होता था। उसके डेयरी किसानों और पूर्व सैनिक मुख्य रूप से नेपाल से आए थे। जो डेयरी किसान थे और पूर्व सैनिक जो थे वो मुख्यतः कहाँ से आए थे, नेपाल से आए थे। ओके, उसके बाद कहते हैं सरकारी दफ्तरों में एवं चाय बागानों में वेतनभोगी लोग मुख्य रूप से बंगाल से थे। ठीक है, बंगाल से अधिकतर लोग भी थे। तो चाय बागानों में प्रवासी श्रमिक मुख्य रूप से भारत के पूर्व और मध्य प्रांतों के मिश्रित आबादी आदिवासी से संबंधित थे। असम के मैदानी इलाकों जैसे ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी में प्रवास प्रारंभ में बंगाल की भूमिहीन कृषकों का था और उन्हें इन क्षेत्रों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इस तरह से बातें कही जा रही, जो असम के ब्रह्म घाटी है नदी, उसके बाद ये सब जो तमाम चीज़ें असम के लिए जो जनसंख्या बढ़ाई, उसके बाद असम में जो ना बंजर भूमि पर इस तरह से खेतीबाड़ी करवाना स्टार्ट करवाया और ये अंग्रेजों ने। उसके बाद खेती में क्या कहता है, चाय बागान हो गया, इन सभी तमाम को करवाने स्टार्ट किया था। इससे जो क्या हुआ था, चाय बागान से जो अर्थव्यवस्था, वहाँ की इकोनॉमी डेवलप्ड किया।
उसके बाद अर्थव्यवस्था से जुड़ा, जैसे कि कार्यालयों में सेवाएं होगी, व्यापार होने लगा, व्यवसाय होने लगा, इससे अन्य गतिविधियां होने लगी थी। इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों का रोजगार भी मिल गया था और अंग्रेजों का मुनाफा होने लगी थी। ठीक है, इस तरह से जो है अंग्रेजों ने काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रोत्साहन दिया था। ओके, इसी तरह से मेघालय, मणिपुर सभी इसमें भी बसने लगे थे। ठीक है, पूर्वोत्तर में ब्रिटिश प्रवास नीति को औपनिवेशिक हितों के अनुसार ढाला गया था। ओके, हालांकि औपनिवेशिक अधिकारियों ने बाहरी लोगों का पूर्वोत्तर भारत प्रवास प्रोत्साहित किया था। ठीक है, इस तरह से जो है एक दूसरे का यानी असम में इस तरह से प्रोत्साहित किया और बंजर भूमियों पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगी है। औपनिवेशिक काल के समय में था, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का। उसके बाद कहता है सेकंड में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में जो स्वतंत्रता प्राप्ति मिल गया था उसके बाद के क्या जा रहा है उसको देखते हैं हम लोग क्या है। विभाजन के बाद जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन हो गया तो अनेक क्षेत्रों पर पूर्वोत्तर भारत में थे। उन्हें 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया, प्रवासी, शरणार्थी और अवैध प्रवासी। ठीक है, इन तीनों भागों में बांटा गया था। उसके शरणार्थी की परिभाषा इस प्रकार है, एक व्यक्ति जो अपने देश से दूसरे देश में प्रवास करता है। ठीक है, अभी जस्ट बताए थे। उसके बाद पाकिस्तान के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल जो अब बांग्लादेश बन गया, जो पूर्वी बंगाल जो था वो बांग्लादेश में बट गया। मतलब कि भारत का जो बंटवारा होने लगा था, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद भारत, इस तरह से अलग अलग होने लगे थे। तो इस तरह से क्या प्रवासियों ने शरणार्थी के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, उसके प्रवासियों के अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों से भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रवास जारी रहा था। इस तरह से एक तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद इसके अलावा जो ना और भी देश से यहाँ पे जो प्रवासी शामिल रहा था, जारी रहा था। और श्रमिक वर्ग हो गया, दफ्तरों में नौकरी करने वाले लोग हो गए, श्रमिक हो गए, कुशल एवं अकुशल श्रमिक बल, यानी कि ऐसे जो है ना लोग जो है इस पर प्रवास होने लगे थे। ठीक है, उसके बाद कहता गुवाहाटी, डिगबोई और बोगानगोई बोनाई गांव में चाय बागानों ने तेल रिफाइनरी, तृतीय क्षेत्र और अवसंरचनात्मक जरूरतों जैसे कि सड़क का विस्तार, अन्य क्षेत्रों ने प्रवासी मजदूरों को आकर्षित किया। इन जगहों पर जैसे ये असम के क्षेत्र हैं, गुवाहाटी हो गया, डिगबोई हो गया, ये सब जो ना असम के क्षेत्र हैं, वहाँ पे चाय बागानों के माध्यम से जो है इन जरूरतों को पूरा किया। ओके, और उसके तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में शैक्षिक संस्थाएं जैसे कि केंद्र विश्वविद्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालय जैसे कि रेलवे, डाक, बैंकिंग क्षेत्र, टेलीफोन आदि इत्यादि जो आकर्षित होने लगे। इस पर जो ना फोकस, इस पर इसके माध्यम से कर्मचारियों को प्रवास आकर्षित करने लगा था। इस तरह से असम की बातें कही गई है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में इन सभी तमाम चीज़ों को प्रवास में आकर्षित किया गया। ओके, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई। उसके बाद का था पलायन के मुद्दे पर विवाद। जब पलायन मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाना, इस पर हम लोग विवाद पे देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रवास को स्थानीय स्वदेशी समुदायों द्वारा अक्सर उनके आर्थिक हितों और सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचाने वाला माना जाता है। प्रवास को जो ना स्थानीय या स्वदेशी समुदाय के द्वारा जो है अक्सर इसका क्या करता है, आर्थिक हितों के लिए, जो इकोनॉमिक हितों के लिए, उसके सामाजिक सोसाइटी के लिए, कल्चर के लिए इसको नुकसान पहुंचाने वाला माना जाता है। उसके बाद ये दोनों प्रकार के प्रवास के संदर्भ में होता है। एक तो पड़ोसी देशों विशेषकर बांग्लादेश के प्रवास और आंतरिक प्रवास। ठीक है, यानी भारत के अन्य देशों क्षेत्रों से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में प्रवास से इस क्षेत्र में प्रवासियों और स्वदेशी आबादी के बीच निर्जातीय विवाद होते थे। ओके, जिन राज्यों में जनजातीय आबादी प्राप्त है वहां पर प्रवास से संबंधित विवाद अक्सर संघर्षपूर्ण हो जाता है। जिन राज्यों में जो ये जनजातीय आबादी पर्याप्त हो जाती है, अब देखो असम में ही इतना सारे जगहों के जो है जनसंख्या जाके उसमें बसने लगी, तो इस प्रकार के जो ना अपर्याप्त होने लगे, पर्याप्त से मात्रा से ज़्यादा होने लगे थे। ठीक है, और इसके बाद असम आंदोलन भी हुआ था। उसके बाद जिसका नेतृत्व आंसू ने किया था। ठीक है, ये असम आंदोलन 1789 से 1989 से 1985 ईस्वी तक चला था, जिसका नेतृत्व जो है आंसू किया था। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, आंसू मतलब होता है ऑल असम स्टूडेंट जो है यूनियन किया था। पूर्वोत्तर भारत में विदेशी नागरिकों के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन का उदाहरण है। ये पूर्वोत्तर भारत का जो सबसे जो महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, आंदोलन का उदाहरण है। 1789 में मंगलडाई लोकसभा क्षेत्र से उपचुनावों के दौरान फर्जी मतदाताओं का पता लगने से विदेश राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें जो काफ़ी ज़्यादा फर्जी वोटर जो है वोट देने लगे थे। इसका पता चलने के बाद जो है जो गैर विदेशी हैं उसका राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होने लगी। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत हो गया। यह उत्तर पूर्वी राज्यों के अन्य हिस्सों में भी फैल गया था। इस तरह से उत्तर पूर्वी जैसे राज्यों में भी काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी थी। इसके बारे में पता चलने लगा था, जिसने हिंसा को बल दिया और दंगे हुए। इस तरह से जो ना जाहिर सी बात है, जो फर्जी मतदाता हैं वो उन्होंने क्या किया। उसके अलावा जो इससे जो ना राष्ट्रीय आंदोलन होने लगा और इस तरह से धीरे धीरे जो सभी तमाम राज्यों में, उत्तर पूर्व राज्यों में दंगा फैलने लगे थे। जैसे कि शिलोंग दंगे हो गया, नेली नरसंहार हो गया, मांडा नरसंहार हुआ, ये सभी शामिल है। इस आंदोलन 1985 में समाप्त हुआ था। ये जो 1979 से 1985 तक हुआ था। ठीक है, यह असम समझौते पर सहमति बनी।
इसमें उसके बाद जैसे समाप्त होने पर क्या हुआ, असम समझौता हुआ था। ओके, उसके बाद कहा था इसमें उन सभी अप्रवासियों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अनुमति दी थी जो 1971 ईस्वी तक भारत में आए थे, जो 1971 ईस्वी तक भारत में निवास कर लिया था, उनके लिए अनुमति दे दी गई थी। जैसे कि अभी कहा था ना 1955 के अधिवेशन, नागरिकता अधिवेशन के अनुसार जो है 1971 ईस्वी के अनुसार 1971 ईस्वी तक जो भारत आ गए थे उसके लिए जो सुविधाएं उपलब्ध है। इसमें एक प्रतिबंध था, 1961 से 1971 के बीच प्रवेश करने वालों को नागरिकता प्रदान करने से पहले 10 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा। जो 1961 तक आए थे उसके बीच जो ये जो ना वहाँ भारत में 10 साल रहने होंगे और उसके बारे में अपना व्यवहार बताना होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रवास शरणार्थी नागरिकता राष्ट्र हो गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं।